साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग 71st बीपीएससी के लिए जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, ये 499 में टेस्ट का फी था और 799 था आपका आंसर राइटिंग विथ टेस्ट। ठीक है, उसका आज फर्स्ट टेस्ट था, सॉरी मतलब कल था। उसका हम लोग यहाँ आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल मेरे ख्याल से 144 मार्क्स का टेस्ट हुआ था। ठीक, ये 2 आवर्स का समय दिया गया था। धीरे धीरे समय को घटा के हम लोग 1.5 यानी कि 1.5 घंटे का समय तक लाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन, शॉर्ट्स भी थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब मतलब 5-6 शॉर्ट भी थे और ढेर सारे, मतलब बाकी सारे क्या थे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, जैसे कि एग्जाम में पूछता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन और 38 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्वेश्चन में पूछता है टिप्पणी करें, इसका मतलब होता है कमेंट। एक होता है कि विश्लेषण करें, ठीक है, फिर होता है आलोचनात्मक परीक्षण करें। ऐसे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे। तो टिप्पणी का मतलब होता है आप उसके रीजन को बताइए, फिर परिणाम को बताइए। अगर आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में पूछ रहा है तो यहाँ पर आप इसका निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों बता सकते हैं। वहीं अगर विश्लेषण और आलोचनात्मक परीक्षण यानी कि आलोचनात्मक परीक्षण की बात करें तो इसका मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना है इसका। आलोचना, आलोचना का मतलब सिर्फ निगेटिव बातें दिखाना नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है आप इसका क्या प्लस पॉइंट रहा, क्या निगेटिव पॉइंट रहा, उसको दिखाना है। उसके बाद अगर कुछ जैसे इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इससे रिलेटेड अगर सब्जेक्ट है तो कुछ अगर निगेटिविटी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ सुधार के सुझाव भी दे सकते हैं। तो उसके बाद हमें सुधार के सुझाव देना है। वहीं अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम जस्ट इसके आलोचना करने के बाद इसका क्या दिखाएंगे, इसका भविष्यात्मक निष्कर्ष दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मुंडा आंदोलन हुआ, यह 100% सफल नहीं रहा, लेकिन हमें आगे के आंदोलन के लिए यह क्या किया, आगे के विभिन्न आंदोलन के लिए यह प्रेरित किया। जैसे 1905 में आंदोलन हुआ, उसके बाद आगे बढ़िए 1914, 1915, 16, 19, इसके बाद तो आंदोलन आंदोलन ही होते चला गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब समझना है। आपको यह बात समझकर चलना है कि टिप्पणी का मतलब हो गया सीधा सपाटा टिप्पणी कर देना है, कमेंट कर देना है। 8 नंबर में है तो उस हिसाब से, और अगर 38 नंबर में है तो 38 में टिप्पणी तो पूछेगा ही नहीं। 38 में कहता है विचार करें। विचार का मतलब हमारे विचार में निगेटिव थॉट भी आ सकता है, हमारे विचार में पॉजिटिव थॉट भी आ सकता है, दोनों को देना है। कह देगा क्रिटिसाइज करने यानी कि विश्लेषण करें। विश्लेषण का मतलब ही हो गया कि इसके सारे पक्ष और विपक्ष, सारी बातों को आपको क्या करना है, दिखाना है। समझ गए? चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया ने न केवल प्रशासन में बल्कि भारत में औपनिवेशिक शासन के संपूर्ण वैचारिक संरचना में मौलिक बदलाव किया। क्वेश्चन को पहले बांटिए, क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया ने न केवल प्रशासन में, यानी ऑलरेडी कह रहा है कहाँ चेंज कर चुका है, एक बार प्रशासन में चेंज हुआ। उसके बाद देखिए, भारत न केवल प्रशासन में बल्कि भारत में औपनिवेशिक शासन के संपूर्ण वैचारिक संरचना, प्रशासन प्लस संपूर्ण जो वैचारिक संरचना है इसका, उसमें बदलाव हुआ। ठीक है, यानी बदलाव कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ बदलाव होता है, प्रशासन में हुआ और वैचारिक संरचना में हुआ। यानी आपको इस क्वेश्चन का क्या दिखाना है, 1857 के विद्रोह की छोटी सी उसकी भूमिका को लिखते हुए कैसे यह आंदोलन स्टार्ट हो गया, उसके बाद प्रशासन में बदलाव और वैचारिक संरचना में बदलाव दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसका विद्रोह, इसको सिपाही विद्रोह जानते हैं, 1857 के रूप में हुआ था, यह प्रलयकारी घटना था। उसके बाद क्या है, इसने ब्रिटिश शासन की सत्ता को जो हिलाकर रख दिया, उथल पुथल की प्रतिक्रियाएं हुई, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई, पूरे इंडिया में यह होने लगा। इस प्रकार से आप इसका और लिख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मंगल पांडे की बातें जोड़ सकते हैं, फिर आपकी भूमिका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, फिर इसके मेन बॉडी में क्या लिखना है, ब्रिटेन ब्रिटेन की प्रतिक्रिया। यह चेंजेस कब आएगा, आप सोचो एक बार, चेंजेस कब आएगा? जब तक हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी भी चीज को हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तब तक चेंज तो आएगा ही नहीं। तो यही इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया को दिखा दिया गया है। प्रतिक्रिया को क्या कर दिया गया, कानपुर में ब्रिटिश नागरिकों की हत्या कर दी गई, लोगों ने किया। ठीक है, उसके बाद उन लोगों को क्या किया गया, सजा, बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी गई। ठीक है,
उसके बाद देखो ब्रिटेन में एक नारा गूंजने लगा, कानपुर को याद रखो, मतलब क्योंकि वहां ब्रिटिश नागरिकों को हत्या कर दी गई थी। फिर बदला लेने का आह्वान हो गया। क्या हुआ, देखिए कोलिन कैंपबेल और जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग, उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह को दबाने के लिए कठोर उपाय किया। ठीक है, उसके बाद कठोर उपाय करने के लिए उन क्या किया, विद्रोही जो विद्रोही भी थे उनको क्या कहे कि आप शांति और संयम की नीति अपनाएं, हम आपके पक्ष में रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बात हुआ नहीं। फिर असहमति का स्वर हुआ। क्या हुआ असहमति के स्वर में, जो कोबडेन था और लॉर्ड शेफ्टसबरी जैसे सुधारवादी जो नेता थे, लोग थे, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करके क्या किया, वगैरह वगैरह वाली बातें, ब्रिटिश जो सत्ता था उसको बनाए रखने के लिए संयम बरतने का ही उपाय बताया। कहा कि भाई ये बहुत बड़ी आंदोलन हो चुका है, आप संयम बरतें, वरना यह आपके लिए घातक हो सकता है। समझे। फिर प्रशासनिक सुधार हुई, क्राउन द्वारा सत्ता को अपने हाथ में ले लिया गया। 1858 का एक्ट आया, महारानी विक्टोरिया के नाम पर चला गया। समझ गए ना, सत्ता सीधे तौर पर शाही हाथों में चली गई। ठीक, या फिर गवर्नर जनरल के कार्यकाल का पुनर्गठन फिर से कर दिया गया। उसका नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल से नाम क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, फिर नई संस्थाओं की स्थापना की गई। लंदन में एक न्यू पद भारत सचिव बनाया गया, जो भारत प्रशासन की देखरेख करता था। ठीक है, यह ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में होता था। सेना का पुनर्गठन कर दिया गया। समझ गए ना, जैसे बंगाल में सेना कुछ और कर दिया गया और बॉम्बे वाले रीजन में कुछ और उसका अनुपात बना दिया गया। ठीक है, सैन्य उद्देश्यों के लिए और संरचनात्मक विकास किया गया, जैसे कि रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ, ये सब विकास किया गया, ताकि भविष्य में अगर ऐसा कोई आंदोलन होता है तो उसको दबाने के लिए तुरंत से तुरंत सेना वहां पहुंच सके। तो ये तो क्या हो गया, प्रशासनिक बदलाव की बात हम लोग कर दिए। ठीक, उसके बाद वैचारिक बदलाव की बात करते हैं। वैचारिक बदलाव में क्या हुआ, सुधारवाद में सुधारवाद से अब रूढ़िवादी की तरफ बढ़ने लगे। यानी इनका ये कहना था कि देखिए, जो सती प्रथा का उन्मूलन हो गया, ऐसी ऐसी जो बातें हुई, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की इन्होंने बात किया। ठीक है, ताकि हम अपने जैसे एक लोग, चाहे कि वह चमड़ा ब्लैक ही क्यों ना हो, लेकिन हम एक अंग्रेज ही पैदा कर पाए यहाँ पर। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की स्थापना की मतलब ऐसी ऐसी बातें होने लगी। यानी यह वैचारिक बदलाव हुआ। पहले क्या था, डायरेक्ट होता था, अब क्या कर दिया गया, मुस्लिम वर्सेस हिंदू। ठीक है, तो यह वैचारिक बदलाव होने लगा। इसी पर एक उपन्यास है मनु भंडारी का, तो मनु भंडारी का है क्या ये, तमस उपन्यास का नाम है। वहां में इस सारी बातों को दिखाया गया है अच्छे से, कैसे फूट डालो और शासन करो की काम की जाती थी। फिर नस्लीय श्रेष्ठता को उदय होने लगी, यानी कि समानता खत्म होने लगी, असमानता बढ़ने लगी। ऐसे ही समानता नहीं थी। उच्च प्रशासनिक पद पर जो होते थे, औपनिवेशिक पदानुक्रम होने लगे। यानी हम आपको नहीं, ब्राह्मणों को बढ़ावा देंगे, उसके बाद मुस्लिमों को देने लगे, लोग गोरे को बढ़ावा देने लगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये बात हो गया आपका। ऐसे में वैचारिक और प्रशासनिक बदलाव दोनों दिखा देना है। फिर उस प्रकार से दिखा देना है कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, आगे चलकर क्या हुआ, काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ। फिर सुधार, एकीकरण को प्राथमिकता दिया गया, फूट डालो और राज करो, नस्लीय अलगाव, सैन्य पुनर्गठन जैसी नीतियां, मतलब अंग्रेज को कहा, मतलब ये कर दिया गया कि अब आप जीत नहीं सकते, आपको सुधार करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 2 और 3, कोई नहीं, वो डेली होमवर्क सीरीज में हो चुका है, आप वहां से देख लेना। ठीक है, फिर खेड़ा आंदोलन की बात आता है। खेड़ा आंदोलन की टिप्पणी करने का नॉर्मल सी बात है, क्या कह रहा है, आप कमेंट करो। कमेंट करने का मतलब क्या हो गया, खेड़ा आंदोलन क्या था, कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके गोल क्या थे, इसके रीजन क्या थे, और इसके रिजल्ट क्या हुआ। बस बात खत्म। 1918 में हुआ। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने इसका आह्वान नेतृत्व किया था। आंदोलन का कारण क्या था, गुजरात के खेड़ा जिले में किसान के जो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो सरकार द्वारा उच्च टैक्स लगा जाने, फसल खराब होने की बात वाली थी, भुगतान में असमर्थ करना, लेकिन फिर भी टैक्स लगा देना, तो ये सब था। इसके उद्देश्य की अगर आप बात करते हैं, खेड़ा जिला के किसानों पर लगाए गए करों की कमी को मांग करना, ये सरकार का काम था। सॉरी, सरकार से ये मांग की गई थी, खेड़ा जिला के किसानों पर लगाए गए करों में कमी करने की मांग की गई। ठीक है, सेम बात देखा गया क्या, ओ सॉरी, ये सेम है ये दोनों। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग किया गया। तो ऐसे ऐसे इसके उद्देश्य थे। फिर उसके क्या परिणाम हो गए, ये देख लीजिए। परिणाम में क्या हुआ,
जो ये खेड़ा आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। सरकार को क्या, खेड़ा जिले को किसान पर लगाए गए करों को कम किया गया, उससे राहत भी दिया गया उन्हें। फिर ऐसी ऐसी बातें होने लगी। तो ये हो गया। फिर बिरसा मुंडा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसकी विशेषता की समीक्षा करना है। समीक्षा का मतलब समझते हैं ना फिर क्या होता है। हाँ, वहीं इसकी विशेषताओं को दिखाते हुए इसके परिणाम को बताना है, और ये बताना है कि क्या ये परिणाम 100% सफल रहा या नहीं रहा। बस समीक्षा का मतलब मेरा देख रेख कर लो एक बार, वही सारी बात है। छोटा नागपुर पठार, अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक मैप बना देते तो ज्यादा बेहतर हो जाता। ठीक है, दिखा दीजिए, बस हो गया। 1899 95 सब वर्ड का यूज कर देना है, बस आंदोलन हो गया। ये काश्तकारी अधिनियम, खूंट कटी प्रथा को फिर से मान्यता दिया गया, ये सब बात इसके परिणाम में दिखा देना है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करना है तो इस प्रकार बिरसा मुंडा आंदोलन चूंकि विफल रहा, लेकिन यह एक उत्साही प्रयास था जिसमें लोगों को एकजुट करने के लिए धार्मिक तत्वों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार का भी प्रयास किया गया। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ना कि यह आंदोलन न सिर्फ सामाजिक सुधार था, सॉरी, बल्कि यह उसके अंदर एक शुद्धिकरण भी थी। ठीक है, अंग्रेजों को भगाने की बात ही नहीं था, एक प्यूरिफिकेशन भी था अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद महलवारी व्यवस्था लागू करने का कारण बताना है और प्रभाव को बताना है। नॉर्मल सी महलवारी व्यवस्था क्या था, किसने लागू किया, ठीक है, उसके कारण को बता देना है। ठीक, चूंकि रैयतवाड़ी, जमींदार, ये सब चीजें सेम हो गए थे वहां पर, सॉरी, कुछ एरिया में अस्थायी बंदोबस्त नहीं लग पा रहा था, महलवाड़ी लागू करना वहां अनिवार्य हो गया था। ठीक है, तो गांव के लोगों को क्या कर दिया गया, एक मुखिया चुन लिया जाता था, वो उस चीज को महाल बोल देते थे। फिर उसके विशेषताओं को बता देना है, चूंकि वो मुखिया थे फिर जमींदार जैसी हो गए। फिर उसके बाद क्या पर किसानों पर अधिक से अधिक दबाव पड़ने लगा, कर्ज की स्थिति आ गई। फिर वही डेट ट्रैप वाली बात आने लगी, समझे। तो ऐसे ऐसे बात होने लगा। ठीक है, जो व्यापारी होते थे कम से कम दाम में फसल खरीद लेते थे। इस तरह से ये चीजें खत्म करना है। फिर उसके बाद विऔद्योगीकरण के कारण और प्रभाव। विऔद्योगीकरण का मतलब क्या होता है कि जो उद्योग हैं उसके उद्योगों के योगदान में अर्थव्यवस्था में जो हमारा इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का हमारे इकोनॉमी में योगदान कम हो गया। ऐसे ऐसे बातें यहाँ पर होने लगी। फिर उसके बाद जब ऐसे ही होगा तो रूरल वर्सेस क्या होने लगेगा, अर्बन वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, फिर उसका कारण क्या था, अंग्रेज क्या चाहता था कि इंडिया क्या बना रहे। अंग्रेज यही चाहता था ना कि इंडिया बस कच्चे माल का सप्लायर बना रहे, हम उससे सप्लाई करते रहे, और हम उस चीज को कहाँ ले जाए, इंग्लैंड में ले जाए, और वहां से फिर से लाकर इंडिया जैसा 60-70 करोड़ वाली आबादी में, इतने बड़े देश में क्या किया जाए, उसको अपना मार्केट बनाकर रखा है। सेम अंग्रेज वैसा ही किया। तो विऔद्योगीकरण का सबसे मूल उद्देश्य यही था। एक था ददनी प्रथा, जिसमें क्या होता था ना, कर्मचारी बुनकरों को अग्रिम धन देते थे, बदले में एक उनसे अनुबंध किया जाता था। ठीक है, कि वे निश्चित मात्रा और निश्चित मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध कराएंगे, चाहे कुछ भी आपको खर्च क्यों ना लगे। तो बताइए, यह भी उसका, ये सब चीजें होने लगी। ठीक है, आयात देश बना दिया इंडिया को, सिर्फ समझ गए। हस्तशिल्प उद्योग का खत्म होने और औद्योगिक क्रांति, जैसे हस्तशिल्प जो हाथ से बनाने वाला उद्योग था, उसका पतन औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजी सामान भारत के बाजार में बढ़ गए, इस वजह से हो गया। क्योंकि इंडिया के बनाए गए सामान महंगे और मजबूत होते थे। ठीक है, उस तरह से इसका राजनीतिकरण देख लेना है, देसी राज्यों को मिलाने वाली नीति आ गई। फिर सामाजिकरण की बात करते हैं तो ब्रिटिश शिक्षा नीति भी भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से प्रेरित था। ठीक है, फिर ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य जो था, एक ऐसा वर्ग का तैयार करना जो जन्म से भारतीय हो, लेकिन अपने आचार विचार, व्यवहार और रीति रिवाज से, अभी हम लोगों ने देखे, चाहे आपका उसका चमड़ी क्या हो, ब्लैक हो, लेकिन वह गोरा इंसान होना चाहिए बुद्धि विचार से। ठीक, तो इस तरह से हो गई, ये बातें आ गई। फिर यहाँ पर इस डेटा को देख लेना है एक बार। चूंकि 1800 में 19.6% था भारत का योगदान विश्व में, लेकिन वही 60 साल के बाद लगभग 8% रह के 9% के आसपास रह गया। समझ गए। फिर प्रभाव में क्या हुआ, देखिए, प्रभाव होता है तो कभी भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है। तो सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व जो पूंजीवादी उद्योग थे उसका पतन हो गया, सामंती चीजें खत्म होने लगी, कारीगर वर्ग में विद्रोह की भावना फैल गई, और यह
लोगों के लिए फायदेमंद हुआ। सर्वहारा वर्ग जैसे जिसमें होते हैं डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, फार्मर हो गया, ये सब उसमें आने लगे और अपने हित के लिए बात करने लगे। फिर नकारात्मक प्रभाव देखिए क्या क्या हुआ, गरीबी, भूखमरी, औद्योगिकरण खत्म हो गया, समाज का पतन हो गया। ढाका, मुर्शिदाबाद कुछ ऐसे शहर का जो हस्तशिल्प का केंद्र था, पतन हो गया। कृषि का पतन हो गया, ये सब चीजें होने लगी। फिर निष्कर्ष वही बता देना है कि इंडिया बाजार खत्म हो गया, चाइना में बढ़ गया, फिर वो उसके बाद मैनचेस्टर से बने कपड़े भर गए, लोगों में आक्रोश हो गया, ये सब बातें हो गया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी के पंचव्रत विचारों की व्याख्या करते हुए नैतिक विचार भी बताना है। यानी पंचव्रत महात्मा गांधी का क्या क्या था। देखिए इसको तो बता देना है, महात्मा गांधी एक ऐसे विचारक थे, सर्वधर्म समभाव की बात पर चलते थे। और उसके बाद ईश्वास्यमीदम सर्वम मंत्रम, और गीता से सर्वधर्म। ठीक है, उपनिषद से ये चीजें लिया, गीता से ये लेकर आगे वो बढ़ते थे। स्वराज की स्थापना किए। उनका मानना था कि विकास के अंतिम छोर में जो व्यक्ति है उसके पास भी विकास उतना ही पड़े जो फर्स्ट नंबर पर व्यक्ति खड़ा है। उस प्रकार से अहिंसा पर महात्मा गांधी की बात करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर और करना है कि महात्मा गांधी का अहिंसा का मतलब सिर्फ न मारना, हिंसा करना ही नहीं होता है, इसमें हिंसा भी शामिल है। नहीं, हिंसा ही शामिल नहीं हो, हिंसा भी शामिल है। मान लीजिए उनका कहना था कि एक काऊ है, अगर यह लास्ट स्टेज में है, हम इसको जिंदा रखते हैं तो ज्यादा इसको दुख तकलीफ होता है, तो इससे अच्छा है कि इसको मार डालो। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में उसको मार दिया जाए, ऐसी वाली बातें थी। यही जो यहाँ पर वो बात है। फिर सत्य की बात होती है, फिर सत्याग्रह की। सत्य से ही आगे निकला है सत्याग्रह, यानी सत्य, अपने सत्य को आप अपनाइए और लोगों को सत्य की तरफ बढ़ने का आग्रह करिए। ठीक है। फिर अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी करना नहीं होता है, आपके पास जितना है उतना में आप अपना काम चलाइए, फिर लोगों का हेल्प करिए। फिर अपरिग्रह का मतलब होता है कि संग्रह ना करना। गांधी जी का कहना था कि देखिए भाई, ये जो पर्यावरण है, आप पर्यावरण से लालच नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से उतना ही रखिए जितना आपका काम चल जाए, मतलब सिर्फ आप अपना ही यूज करिए। यहाँ आप ये मत करिए, संग्रह मत करिए, परिश्रम करिए, जो मिले आप समाज से लीजिए, समाज को दीजिए, खाइए पीजिए, बस हो गया। ठीक है। फिर इस मुद्दे पर क्या था ना, मार्क्स और गांधी जी में काफी ज्यादा बहस था। ठीक है। मार्क्स का कहना था कि समानता लाने का एकमात्र तरीका है कि अमीरों से संपत्ति छीन लो और सारी संपत्ति लोगों में बांट दो। वहीं गांधी जी का कहना था कि धन कमाना एक विशेष कार्य है जो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका स्वधर्म ऐसा हो, तो वो कमाने की बात करते थे। फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य की भी बात बोला था उन्होंने। ठीक है, जैसे कि मन, वाणी और कर्म के माध्यम से इंद्रियों पर पूर्ण संयम या नियंत्रण। उनका एक बुक है ट्रूथ करके, है ना नाम उसका, उसमें उन्होंने काफी अपनी सच्चाइयां बताया कि मैंने कैसे कैसे इन सारी चीजों को अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है। कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, यह कोई स्वाभाविक गुण तो है नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि मांसाहार वगैरह से बचना चाहिए आपको, पवित्र विचारों का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें हो गई। फिर नैतिक विचार की अगर उनकी बात करते हैं तो साधन साध्य संबंध। उनका यह मानना था कि साधन, क्या साधन का नैतिक मूल्य साध्य से स्वतंत्र है। देखिए, साध्य जो होता है आपका और एक होता है साधन, आप जिसके द्वारा अपने परिणाम तक पहुंच गए वह हो गया साधन, और साध्य वही आपका परिणाम हो गया। ठीक है। साध्य पर जो है निर्भर है, उनका यही मानना था। कुछ विचारक यह मानते हैं कि साध्य के नैतिक होने से साधन भी नैतिक हो जाता है। यानी कि मान लीजिए हम किसी गरीबों का भला करने की बात करते हैं, किसी गरीब के भला करने की बात करते हैं, तो आपका साधन भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन यह बात तो सही नहीं दिखता है, क्योंकि आप गरीब की भला करने के लिए क्या, मार्क्स कहता है छीन लो, संपत्ति छीन लो और गरीबों में बांट दो, तो यह तो नैतिक बातें हुई नहीं। वही मैकियावेली ने कहा कि राजकुमार जो कुछ भी करेगा वह नैतिक माना जाएगा। क्या यह बात सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। क्या वो किसी घोड़े को मार दे, शिकार कर ले, तो क्या वह सही बात है? बिल्कुल भी नहीं सही बात है। तो इस तरह से इसको पढ़िए, गांधी जी की बातें को पढ़िए। फिर हृदय परिवर्तन, उनका कहना था कि देखो लास्ट स्टेज में हमें हृदय परिवर्तन कर ही लेना चाहिए, मतलब जो भी है ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, आप कितना भी कुछ रहो, बस आगे बढ़ते चलिए। ईश्वास्यम इदम सर्वम, जैसे कि
सब कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, इस बात पर भरोसा रखिए और खुद पर भरोसा रखिए, फिर आगे बढ़िए। यह बात थी। फिर उसका मूल्यांकन कर दीजिए, बता दीजिए क्या मार्क्स, तुलना कर दीजिए। जो आप तुलनात्मक आंसर अगर लिखते हैं, तुलनात्मक आंसर काफी ज्यादा आपका मार्क्स बढ़ाने में काम आएगा। ठीक है, तो गांधी जी वर्सेस, कहीं मौका मिले तो अम्बेडकर से तुलना कर दीजिए, मौका मिले तो मार्क्स से तुलना कर दीजिए, इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा आपका टोटल आंसर। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो हम कोशिश करेंगे आगे से बेहतर से समझने का और प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।